बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। बातें खुलकर होंगी और आपको वो बताएंगे जो कोई और नहीं बताएगा। और आज भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको नई जानने को मिलेंगी। प्रोग्राम में हमारे साथ आज हैं पॉलिटिकल कमेंटेटर रजत सेठी जी। रजत, बहुत स्वागत है आपका। कई दिनों के बाद रजत जी के दर्शन हो रहे हैं। हमारे साथ शांतनु गुप्ता जी आ चुके हैं प्रोग्राम में। शांतनु जी, बहुत स्वागत आपका। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र, आपका बहुत स्वागत है। आज दो तीन बातें नई हैं जिनकी चर्चा आपके साथ हम करेंगे। पहले आज मानसून सत्र जो है पार्लियामेंट का, उसका अंतिम दिन था, तो लोकसभा साइन डाई हो गई है। और आज उसके बाद स्पीकर साहब ने एक चाय पार्टी दी। उस चाय पार्टी में ऑपोजिशन से कोई नहीं आया। एलओपी को तो होना ही चाहिए था कम से कम। राहुल गांधी नहीं आए उस चाय पार्टी के अंदर। प्रधानमंत्री और इधर सत्ता पक्ष एनडीए के सब लोग थे वहां। कुछ बातें प्रधानमंत्री ने कही। उनका कहना यह था कि राहुल गांधी दरअसल इनसिक्योर हैं। राहुल गांधी असुरक्षा महसूस कर रहे हैं अपनी ही पार्टी के कुछ युवा सांसदों से। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, एक परिवार, एक फैमिली। ये अपनी असुरक्षा की भावना की वजह से और लोगों को ऊपर नहीं आने दे रही, उनको बोलने का भी मौका नहीं देती पार्लियामेंट में। और ये बात उन्होंने दूसरी बार कही है, कुछ दिनों पहले भी कही थी। राहुल गांधी की अगर बात करें, राहुल गांधी ने कल एक बात कही थी, उसकी आज चर्चा खूब हो रही है। उन्होंने कहा ये हमारे लिए अच्छा समय, हमारा अच्छा वक्त चल रहा है, मतलब उनका बढ़िया समय आ गया, ऐसा उनको लगता है। तो क्यों उनको ऐसा लगता है? फिर आज उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा सा एक पोस्ट किया सोशल मीडिया पर। वो पढ़ने के बाद, इसकी बात हम बाद में करेंगे, मेरे मन में तो देवेंद्र सवाल यह है कि राहुल गांधी क्या ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें हम रहते हैं? राहुल गांधी वही अखबार पढ़ते हैं जो हम पढ़ते हैं? अब मैं वो आपको बताऊंगा उनका पोस्ट, तो आप भी ये सवाल पूछेंगे। और राहुल गांधी क्या इस जिसको वो अच्छा समय मान रहे हैं और जो उनके मन की भावना उन्होंने लिखी है, ऐसे ही वो पावर में आने के बारे में सोच रहे हैं? ऐसे ही वो किस दिन मोदी को हटाएंगे और सत्ता में आएंगे? क्यों मैं कह रहा हूं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये बात पूछ लें देवेंद्र जी से कि आज हुआ क्या दरअसल? क्यों नहीं आया राहुल गांधी स्पीकर की चाय पार्टी में? वो सेशन खत्म होने के बाद एक कटसी एक टी पार्टी रहती है कि स्पीकर अपने चैम्बर में सभी दलों के जो फ्लोर लीडर्स हैं वो वहाँ पे बैठते हैं और कुछ चाय पानी के साथ गपशप होता है। थोड़ी देर का, आधे घंटे का कस्टमरी आप कह सकते हैं कि मुलाकात होती है। राहुल गांधी हाउस आए हुए थे। वाइस प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन जो होना था उसके लिए नॉमिनेशन हुआ। उसके बाद वो सीधे निकल के चले गए। जैसे मान लीजिए कि उनको बिहार अगर जाना भी था तो एक तो थोड़ी देर उसमें 10-15 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए भी जाके मिलके जा सकते थे। उसमें भी नहीं था तो एक फ़ोन कॉल मार देते स्पीकर के यहाँ। उसमें भी नहीं था तो अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पे अपने यहाँ पे भेज सकते थे कि भाई राहुल जी को यहाँ जाना है, मैं आ गया हूँ पार्टी की तरफ से। तो स्वाभाविक के तौर पे स्पीकर को ये समझ में आता है कि हाँ सभी आ गए। लेकिन वो ये डिस्टेंस दिखाते हैं और वो ये दिखाते हैं, अपनी एक तरह से मैसेजिंग देते हैं कि हमें इस पर विश्वास नहीं, हमें इस तरह की व्यवस्था पे विश्वास नहीं, मैं इससे एकदम से अलग हूँ, इस तरह की चीज़ें। क्या अपनी व्यवस्था अपनी जगह पे है, किसी के साथ 2 मिनट बैठ के चाय पीने में क्या हो जाएगा? प्राइम मिनिस्टर से आपका आमना सामना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, तो जाके हाँ मिल के निकल के भी आप चले जा सकते थे। एक फ़ोन कॉल भी, मतलब कितना भी ज़रूरी काम हो, कुछ भी हो, 50 उसके एक्सक्यूज़ होते हैं। लेकिन राहुल गांधी इसकी परवाह ही नहीं करते। तो ऐसा नहीं है कि उनको ये समझ में नहीं आया, उनको पता नहीं है, उनको बताया नहीं गया, ये सब कुछ उनको पता था, बावजूद उसके वो इस चीज़ को नहीं करते। तो इससे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो मतलब नरेंद्र मोदी के सामने ही नहीं आना चाहते। मतलब वो एक सामान्य शिष्टाचार, अगर प्रियंका गांधी से ही तुलना करें आप, हाँ। ठीक है ना, जैसे आज प्रियंका गांधी जब हाउस में जा रही थी लोकसभा में, तो प्रियंका गांधी के साथ बीजेपी की सांसद कंगना रनौत भी साथ चल रही थी। एक जगह आया कि दोनों में से एक को पहले निकलना था, प्रियंका गांधी आगे थी, वो तुरंत साइड हटी, उन्होंने इशारा किया कंगना रनौत को कि आप आगे जाइए, हंसते हुए, जो कटसी अभिवादन का होता है। तो एक सामान्य शिष्टाचार तो होता ही है ना, राजनीतिक विरोध अपनी जगह पे। लेकिन राहुल गांधी उन सामान्य शिष्टाचार को भी करते कभी नजर नहीं आते। उन्होंने अपने दिमाग में एक दुनिया बना ली है, उसके हिसाब से ही रिएक्ट करते हैं, सही या गलत नहीं। इन्होंने मेरे को हुक दे दिया। अब प्रियंका गांधी कितनी बार जगह बनाएंगी? आज कंगना रनौत के लिए उन्होंने आगे बढ़ने के लिए जगह बनाई। क्यों कहा? प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा कि राहुल गांधी किसी और को आगे आने देना नहीं चाहते। और ये तो हम कितनी बार बात कर चुके हैं कि भाई उसमें प्रियंका गांधी भी शायद शामिल है। ऐसा ये अक्सर गॉसिप रहती है, चर्चा रहती है कि उनको कोई बड़ा मीटियर रोल इसलिए नहीं मिल रहा पार्टी के अंदर बिकॉज राहुल गांधी की लाइमलाइट किसी के साथ शेयर नहीं होनी चाहिए। एक ये वजह है। ये भी मैं आपसे पूछ लूँ, उन्होंने क्या कहा है एग्जैक्टली? फैमिली या राहुल गांधी का नाम लेके? राहुल गांधी का नाम तो पीएम लेते नहीं। उन्होंने कहा कि फैमिली में के जो हैं उनको ये असुरक्षा रहती है कि कांग्रेस में ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में स्मार्ट लीडर नहीं है, कांग्रेस में अच्छे युवा नेता हैं। अगर उनको बोलने का मौका मिलेगा तो वो ज़्यादा अच्छा बोल जाएंगे। तो उस लिहाज से उनको रोकने के लिए इनको ज़्यादा सूट करता है, फैमिली को ये सूट करता है कि व्यवधान रहे, हाउस चले ना, बिल पे किसी को बोलने का मौका ना मिले, तो अपनी चीज़ें छुपी रहेंगी। तो वो सीधे सीधे ये बता रहे थे। आप समझिए जैसे ऑनलाइन गेमिंग वाला जो बिल है सौरभ, इस SIR को जो लेके आपका विरोध है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन बाकी जो दूसरे बिल हैं जिनके विरोध में ही आपको कहना है, बोलो तो सही। हाउस में अगर बोल के आप धज्जी उड़ा दो उस बिल की तो ज़्यादा बेहतर है ना, बनिस्बत इस पे कि आप इतना हंगामा कर रहे हो कि कोई कुछ बोल ही ना पाए। और आखिर दोनों बिल पास हुआ। तो अगर हाउस में बिल पास हो रहा है, आपके पास बोलने का मौका है, आपके नेताओं के पास बोलने का मौका है, सरकार की धज्जियां आप उड़ा सकते हो उस बिल को लेके, फिर भी नहीं कर रहे हो, क्यों? ऐसे तो शुभांशु शुक्ला ने क्या बिगाड़ा, बेचारा स्पेस से आ गया वो आदमी, और आप 2 मिनट पार्लियामेंट में नहीं बोल पाए। इनफैक्ट शशि थरूर, अगर और लोगों की बात करें जिनको बोलने का मौका नहीं मिल रहा, तो उसमें एक शशि थरूर का नाम तो सामने आता ही है। ऑप सिंदूर पर आपने वो नहीं बोले, इस पर उनको सोशल मीडिया पर कहना पड़ा कि क्योंकि मेरी पार्टी बॉयकॉट कर रही है पार्लियामेंट में डिस्कशन का, तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि बहुत कमाल किया है भारत ने। आप इस मतलब ये इसको आप पॉलिटिकल बात मानते हैं केवल, या जो कहा गया भाई राहुल गांधी नहीं चाहते कि कोई भी और दिखे? देखिए, ये राजनीति ही इनसिक्योरिटी का दूसरा नाम है। पहली चीज है कि राजनीति में ही आपको आसपास कोई भी चमकता हुआ चेहरा कोई भी बर्दाश्त नहीं करता है। ये इसमें यथार्थ है। राहुल गांधी थोड़ा एक्सट्रीम है इस मामले में, और उनसे भी ज्यादा उनके आसपास के जो उनके सलाहकार हैं वो कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम है, वही उनको झाड़ पे चढ़ा देते हैं। जो आपने बोला ना कि ऐसा लगता है कि वो पैरेलल दुनिया में जीते हैं, उनको दुनिया में लेके कौन जाता है दिल्ली? वो उनके आसपास के सलाहकार, उनमें से जयराम रमेश जी, उन्हीं को कथा वाचन करते हैं दिन भर, उनके ही कानों में शब्द डालते हैं, आइडियाज डालते हैं, उनको ही ये बताते हैं कि नहीं ये आदमी पे आप भरोसा रखिए, इस पे मत रखिए। दिक्कत तब होती है जब नेता अपने 2-3 लोगों के अलावा किसी से बात नहीं करना चाहता है। यहां पर राहुल गांधी का जो फीडबैक सिस्टम है उसमें कुछ कम्युनिस्ट हैं, 1-2 जेएनयू के, और 1-2 हैं जयराम रमेश टाइप के, और उनके जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा उनका बातचीत होती किससे है? तो वो इसीलिए अपनी पैरेलल दुनिया में रहते हैं। आप देखिए, इसीलिए क्या होता है, जो फ्लेवर होता है सीजन का, उसके पीछे उनको रेला जाता है कि यही विषय उठा लो। वो पूरा 3-4 महीना उसमें लगाते हैं, फिर बोर हो जाते हैं राहुल गांधी खुद ही, फिर अगला विषय पकड़ते हैं। किसी भी विषय को लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं लेके जाते। एसआईआर का विषय ही हो, वोट चोरी का विषय हो, आप देख लीजिएगा बिहार चुनाव के बाद इसको कोई विषय नहीं बना। इनके साथ भी यही होना है। हाँ, ये जैसे आइसक्रीम का फ्लेवर है ना, अभी स्ट्रॉबेरी का सीजन चल रहा है तो स्ट्रॉबेरी पसंद है सबको, अभी ये बदल जाएगा तो कुछ और फ्लेवर आ जाएगा। कंसिस्टेंसी नहीं होना और आइडियोलॉजिकली डीप विषय नहीं उठा पाना, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। अभी देखिए आज राहुल गांधी ने क्या लिखा। राहुल गांधी ने कहा, ये है इस लब्बो लुआब इस पूरे पैराग्राफ का, तो ये इतना लंबा है। उन्होंने ये कहा है कि मैं तो कभी हारा ही नहीं। अरे बाबा रे, तो मैं निष्कर्ष है इसका, उन्होंने लिखा नहीं है, मतलब मैं पढ़ता हूं कि मैं कब हारा, चुनाव मैं कभी नहीं हारा, मोदी ने चोरी की। वो ये कह रहे हैं मेरे प्रिय मतदाताओं, एक सीधा सवाल आपसे, जो सरकार वोट चोरी से बनी है क्या वो कभी जनसेवा कर सकती है? नहीं ना। तो इसीलिए इनको आपके वोट की जरूरत ही नहीं है, इसलिए आपकी समस्याओं की परवाह भी नहीं है। मैंने क्यों कहा उनको लगता है मैं कभी नहीं हारा, क्योंकि जो उन्होंने उदाहरण दिए हैं, रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी है। डेटा कहता है कि बेरोजगारी का डेटा बता रहा है कि इस वक्त न्यूनतम स्तर पर जो है बेरोजगारी चल रही है। बेरोजगारी 5.2% है, 3 महीने में सबसे कम। फिर उन्होंने कहा महंगाई आसमान छू रही है। तो इस समय रिटेल इन्फ्लेशन का दर है 1.55%, 8 साल में सबसे कम। और फूड इन्फ्लेशन है -1.76%। मतलब आपकी थाली में आने वाली सब्जी या खाने का सामान जितना पिछली जून में आपको कितने का मिलता था, इस जून में उससे सस्ता मिल रहा है। नेगेटिव में चला गया है इन्फ्लेशन। वो ये कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा पहलगाम से मणिपुर तक आतंक की घटनाएं हुई, सरकार ने जिम्मेदारी तक नहीं ली। अरे उन्होंने पाकिस्तान बर्बाद कर दिया। आप कह रहे हो पहलगाम पर, और यूपीए के शासन में कितनी घटनाएं होती थी आतंकवाद की। ये पूरी पैरेलल मार्स की कहानी है। आगे सुनिए, पूरी पैरेलल दुनिया की कहानी है, इसका यथार्थ से कोई लग रहा है ना। अगर एक वो गेम होता है ना, मैं आपसे 10 क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ ये कौन सा देश है, इसका आंसर भारत निकलेगा ही नहीं कभी। इसका आंसर पाकिस्तान निकलेगा, अफगानिस्तान निकलेगा, इन क्वेश्चन। फिर आगे उन्होंने कहा नोटबंदी, कोरोना, किसान आंदोलन में लाखों की जान गई, प्रधानमंत्री ने सहायता दूर संवेदना भी नहीं दिखाई। शुरुआत उन्होंने कहां से की थी कि ये इनको इन बातों की परवाह इसलिए नहीं है क्योंकि ये वोट चोरी करके आए। मतलब वो नोटबंदी से शुरू कर रहे हैं 2016 से। मतलब कह रहे हैं कि 14 का इलेक्शन भी मैं नहीं हारा यार। मैं 14 नहीं हारा, मैं 19 नहीं हारा, मैं 24 नहीं हारा। 24 तो वो जीते ही माने हैं सब लोग, 24 तो हारा तो मानते हैं। क्या मतलब, जेन जी की भाषा में डेल्यूलू बोलते हैं वो लोग। यंग बच्चे जो है ना, इसको डेल्यूलू बोलते हैं। डेल्यूजन का दूसरा वर्जन है। क्योंकि इतने डेल्यूजनल हैं ये, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो विषय रखते हैं उस विषय से जनता कनेक्ट होती भी है कि नहीं। अब क्या करेंगे? ये दुर्भाग्य है देश का, हम सबका दुर्भाग्य कि एक अच्छा विपक्ष जो विषय उठा के उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाता, सरकार पे प्रेशर बना के रखता, वो नहीं बन पा रहा है। क्योंकि ऐसी बातें लिखते हैं जो हास्यास्पद होती हैं, जिसपे मीम बनती हैं, जिसपे जेन जी क्या मिलेनियल कोई कनेक्ट नहीं करता।
आप बिहार में भी हैं, सब जनता जानती है कि आप जो वोट चोरी का जो विषय उठा रहे हैं, हम सब ने कैंपेन्स मैनेज किए हुए हैं, हमें मालूम है कि आपको जब चुनाव में कोई मुद्दा नहीं मिलता तो आप किस विषय, कोई तो एक हुक लगाना पड़ेगा ना कैंपेन के लिए। कैंपेन को उठाएंगे कैसे, क्या विषय लेके जाएंगे? आपके तो तेजस्वी भी सरकार में रह चुके हैं, वहां पे भी कोई विषय नहीं है। आप कह दो वोट चोरी हुआ तो फिर तो आर्गुमेंट ही खत्म। फिर आप क्या बहस करोगे कि सरकार अच्छा काम कर रही है, मैं भी बुरा काम चुनाव कर नहीं रही लड़ रहा हूँ, मैं बाइकआउट कर रहा हूँ इस व्यवस्था से, जिससे मुझे व्यवस्था पे, मैं उस व्यवस्था से अलग हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, वो उसका लॉजिकल कंक्लूजन है। लेकिन वो भी नहीं लेंगे आप, थोड़ा जाएंगे थोड़ा नहीं जाएंगे। मैं अपनी अमेठी की, रायबरेली की, वायनाड की सीट छोड़ रहा हूँ हमारे परिवार की, वो भी नहीं अभी कल हम लोग बात कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी की सीट घट के 240 आ गई। ऐसा लगता है कि उनको लगा के भाई कोई भरोसा नहीं होता राजनीति में, कभी कभी कुछ का कुछ हो जाए, ये 5 साल मिले, खुल के करो काम। तब हमने लिस्ट गिनाई कि क्या 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 इन 5 साल में करने के लिए रखा हुआ है, उसमें महिला आरक्षण से लेकर के और वक्त से शुरू करके। अगर आपका डायग्नोसिस ही ये है कि आई नेवर लॉस्ट, तो आप कैसे आओगे सत्ता में? और अपने प्रिंसिपल के हिसाब से सौरभ समझिए कि जैसे वो जिस थ्योरी को मान रहे हैं कि क्योंकि केंद्र में सरकार है इसलिए चुनाव आयोग ये सब कर रहा है, तो 2014 में तो यूपीए की सरकार थी भाई। यूपीए की सरकार में 281 सीट लेकर अगर वो आके व्यक्ति प्रधानमंत्री बन रहा है, और उस दौर को भी आप ये बता रहे हो। दूसरी चीज़ की, जो हाल के दिनों में जो उन्होंने एक ऑफ रिकॉर्ड मुलाकात की थी जर्नलिस्ट के साथ 25 जुलाई को दिल्ली में, लगभग 20 के आसपास जर्नलिस्ट, एक ऑफ रिकॉर्ड मीटिंग हुई थी। वो कांग्रेस बीट के जो रिपोर्टर होते हैं उनको, तो उस मीटिंग में उन्होंने एकदम से नैरेटिव दिया, मतलब जिसका एक लाइन में अगर समझना चाहो कि नहीं होता है कि ही इज़ फिनिश्ड, टाटा बाय बाय, तो वो अपना मोड उन्होंने बताया। और हैरानी की बात ये थी कि चलो वहाँ पे आप SIR इस तरह की चीज़ कर रहे हो, उसी तरह की एक दूसरी मीटिंग उन्होंने बुलाई जिसमें फॉरेन मीडिया के जर्नलिस्ट थे, अच्छा, जो कॉरेस्पॉन्डेंट, और उनके साथ, और उन पर भी आप इलेक्शन और इस तरह की चीज़ें वहाँ पे कह रहे हो। क्या बताना चाह रहे हैं? ना कोई तथ्य, ना कोई उस तरह की चीज़, ना उस प्रक्रिया के आप कुछ पालन कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे जाके कह रहे हैं। तो वो समझ में आता है एकदम से कि डिस्कनेक्ट। हालांकि उस मीटिंग में एक बड़ा दिलचस्प सवाल आ गया था कि प्रियंका गांधी को एक बड़ी जिम्मेदारी क्यों नहीं दी जा रही है। कि रिपोर्टर्स ने पूछ लिया, रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि भाई राहुल जी, प्रियंका गांधी जी को बड़ी जिम्मेदारी क्यों नहीं कोई दी जाती है पार्टी में। तो उसका वो जवाब देने के बजाय प्रियंका गांधी भी बैठी थी, तो उन्होंने बोला कि बताओ प्रियंका, तुम क्यों नहीं बड़ी जिम्मेदारी लेती हो? तुम क्यों नहीं लेती? प्रियंका गांधी ने कहा कि तुम बताओ। जाहिर तौर पर शायद ये कहना चाह रही हूँ कि तुम बताओ, देते क्यों नहीं हो। बट हालांकि भाई बहन एकदम एक है, इसमें कोई दो राय ही नहीं, मतलब उसमें आप देखिए पारिवारिक तौर पे। बट पॉलिटिक्स तो अलग चीज़ होती है ना, कि परिवार अलग चीज़ होता है, पॉलिटिक्स अलग चीज़ होती है। तो उस कंडीशन में मतलब एक राहुल गांधी का डिस्कनेक्ट हर लेवल पे नज़र आता है। और जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि हाउस ऐसा मौका था, ये ठीक है कि बीजेपी भी ये डिसरप्शन करती थी, ठीक है, और इसमें ज़्यादा लंबे जाने की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी वाले तो नेहरू तक जाते हैं, उन लोगों को तो सीधे आडवाणी और पिछले दौर के जाने की ज़रूरत है। जब यूपीए की सरकार थी तो बीजेपी संसदीय कार्रवाई को पूरी बाधित करती थी। क्या उस तरह की बाधा करने से आपको फ़ायदा हो रहा है ग्राउंड पे? ये तो देखो, पॉलिटिकली उसका फ़ायदा है नहीं। बीजेपी अगर 2G और कोल स्कैम को लेके पार्लियामेंट की कार्रवाई बाधित करती थी तो वो एक नैरेटिव चिपकाती थी कि ये लोग भ्रष्ट हैं। क्या आप वो कर पा रहे हो? अगर वो नहीं कर रहे हो तो बेहतर है ना कि फैक्ट्स पे सरकार को कटघरे में खड़ा करो, जो आज पीएम ने वो पीड़ा जताई। अच्छा, पीएम में देखिए कि सत्ता पक्ष की तरफ से सौरभ असदुद्दीन ओवैसी सरकार की धज्जियाँ उड़ाते हैं ना, बोलने दिया जाता है। जो उनका सांसद के तौर पे जितना ड्यूरेशन है उससे हर बिल पे उनको ज़्यादा मौका दिया जाता है। कल भी हर बोला बिल में। तो ऐसा नहीं है कि उधर से आपको बोलने नहीं दिया जाएगा, करने नहीं दिया जाता है, लेकिन ये कौन सी फॉल्ट लाइन है जिसको प्रधानमंत्री उगाड़ना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी? ये जैसे मैंने कहा, दूसरी बार उन्होंने बात कही है कि राहुल गांधी या फैमिली की वजह से और लोग नहीं बोल पा रहे पार्लियामेंट में। अनिश्चित तौर पे वो बहुत सोची समझी ये के तहत कि कांग्रेस के नेताओं के अंदर भी फ्रस्ट्रेशन है। जैसे कांग्रेस के बहुत सारे लोग छोड़ के जो बीजेपी में आए हैं, तो वो तो बीजेपी में आके बताते ही हैं ना कि उनकी फंक्शनिंग कैसी है और किस निराशा के चलते हम लोग आए हैं। तो हेमंत बिस्वा शर्मा से लेकर बाकी तमाम दूसरे उदाहरण को आप देख लें, तो उसी फॉल्ट लाइन को पीएम इस रूप में आगे कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस के लोग ही ये समझें कि आपके जो LOP हैं वो क्या करा रहे हैं, कि सदन की कार्रवाई में आप भाग नहीं ले पा रहे हो, उसमें अपनी बातें नहीं रख पा रहे हो, अपने क्षेत्र की बात नहीं रख पा रहे हो। पहले क्या होता था, आज के जनरेशन को, आज की जनता को क्या ज़रूरत है, उसमें तो अब फ़र्क है ना। अब तो लोग एकदम से धारणा बनाते हैं कि भाई हाउस में आप जा रहे हो, हमारे क्षेत्र की बात ही नहीं कर रहे हो। तो जो भी सांसद आया हुआ है, जैसे कांग्रेस में बहुत सारे सांसद हैं जो बहुत इन्वॉल्व रहते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में, अगर उनको बोलने का मौका नहीं मिलता है तो अंदर उनकी कुंठा एक फ्रस्ट्रेशन होती है। उसी बात को पीएम ने वहाँ पे, और अब तो कितने ही सत्र हो गए ऐसे जब पार्लियामेंट चली नहीं रही है, लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि उनका अच्छा समय, करोड़ों ने शब्द इस्तेमाल किए, बिहार में भी उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, बड़ा
बड़ा कॉन्फिडेंट, एक हंसी है चेहरे पे और बिना मतलब कि कॉन्फिडेंस में, उनके कॉन्फिडेंस में कभी कभी नहीं रही। कभी नहीं। आज वो बिहार के मैदान में भी उतर रहे हैं इस कॉन्फिडेंस से कि तो जीता हुआ चुनाव है, अगर मैं हार गया गलती से तो चुनाव आयोग की ही गलती है। मेरे पास दोनों तरफ के लिए कारण है। जैसे वहां पे वो ये मान ही नहीं रहे होंगे कि जो भीड़ जहां जहां आ रही है, जितनी भीड़ इसमें क्यों कोई लाई दौड़ नहीं गई कि वो नहीं, वो तेजस्वी यादव की तेजस्वी की भीड़ भीड़ है। एक रोड शो से आप तेजस्वी यादव को बाहर कर दीजिए। हाँ, एक से कर दी, ठीक कर भाई बिहार में यादव और मुस्लिम ये वोट ऐसा है जो कि आरजेडी का एकदम कोर वोटर है, एग्रेसिव है वो। तो इन दोनों परसेंटेज आप जोड़ दीजिए तो लगभग 30% के आसपास हो जाता है। तो 30% तो किसी भी कंस्टिट्यूंसी में उनके पास वोटर है जो कि सड़क पे निकलने को एकदम तैयार रहेगा। मैं तो दूसरी बात कहता हूँ देवेंद्र, आप तो वोटर की बात कह रहे हैं। राहुल गांधी सड़क पे निकलेगा, भीड़ नहीं आएगी क्या? मुश्किल। राहुल गांधी को देखने के लिए लोग नहीं आ जाएंगे? एक बार खाली बिहार में दौरान में बहुत कम आए, अच्छा, बहुत कम। ये देखिए क्वेश्चन पूछना पड़ रहा है आपको, ये कितने मजे की बात। ये सेलिब्रिटी स्टेटस तो है भाई। जरूर नहीं है। यूपी में भी यही स्थिति थी, जैसे आपने अखिलेश जी के लिए ही देखा आती जब थी। उन्होंने यात्रा अखिलेश की निकाली बात राहुल गांधी ने, तो वो भारत यात्रा जो भारत की जोड़ो थी, भारत जोड़ो यात्रा, वो किस रूप में था कि कांग्रेस का जो स्ट्रांग होल्ड है वहां से उस एरिया में, कर्नाटका में भी उन जिलों से चुनाव हो रहा है, गुजरात में वहां जा तक नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि पता था कि वहां भीड़ नहीं आएगी। उस समय वहां का चुनाव हो रहा था ना, तो उन्हें तो पता है कि भाई अच्छा इतना तो पता ही आप लोगों ने होगा। तो आज मेरा भ्रम तोड़ दिया। सेलिब्रिटी स्टेटस वाला मैं मानता था भाई कि आप एक राहुल गांधी सेलिब्रिटी आदमी है यार, सड़क पे निकलेंगे तो लोग तो देखने मतलब के लिए नेता आ के लिए जो जाएंगे। भीड़ होनी चाहिए तो वैसी इतनी। कोई कितना भी हो, व्यवस्था तो लगनी पड़ती। समस्या ये है कि इनके पास संगठन को बनाने का कभी समय नहीं होता। जब संगठन बनता नहीं, इसीलिए तो वो जो वोटर पर्चों में जो समस्या आती, कोई बताने वाला ही नहीं पार्टी में। 6-8 महीने बाद पता मतलब एग्जैक्टली अब आज की स्थिति में ये क्या बोलते हैं कि भाई महाराष्ट्र में कुछ गड़बड़ हुई थी लेकिन मेरे पास तथ्य नहीं, प्रूफ नहीं है उस चीज के, खुद ही बोल रहे हैं। तो आपने केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक गए, वहां तक बोलकर आ गए कि महाराष्ट्र तो चोरी हो गया था चुनाव। जब वो कहते हैं ऐसे लोगों के सामने बोलते हैं जो उनकी बातों में आए। नहीं नहीं, इसमें ये आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि गड़बड़ हुई। अरे महाराष्ट्र में गड़बड़ हुई तो महाराष्ट्र की गड़बड़ बताते ना आप। बिल्कुल। आप कर्नाटका की असेंबली सेगमेंट जहाँ सरकार आपकी, टीचर आपके, बीएलओ आपके मंत्री ने कह भी दिया राजन्ना ने कि ये तो हमारी गलती, तो उसको निकाल दिया अगले दिन। मतलब ये कहीं से कोहेरेंट बनता ही नहीं है। और उनका अब अगला टारगेट मध्य प्रदेश है, आपको मालूम है? बोल रहे उन्होंने मध्य प्रदेश में अपने लोगों को ये कहा है कि अब आप अपने और हर लोकल लेवल पर, बूथ लेवल पर जाइए, वोटर लिस्ट में जिस वोटर लिस्ट पर चुनाव हुआ है उसको जाके अब वेरीफाई कीजिए। कब हुआ था? 2023 में इलेक्शन हुआ था मध्य प्रदेश का। टॉपिक अब मिला है। वो कह रहे हैं कि अब आप एमपी की वोटर लिस्ट चेक करिए, जिसमें कितने अगर फर्जी मैं वोटर हैं। फ्लेवर वाली बात पे अगर दोबारा आऊं, पूरे समय पिछला 1 साल इन्होंने कास्ट सेंसस के ऊपर लगाया। अब कोई विषय बात करते हैं ये? मैं यही बोलता हूं ना कि इनके एडवाइजर जो हैं अगले टॉपिक पे मूव करते हैं, साथ साथ ये भी मूव कर जाते हैं। ना आगे देखेंगे ना पीछे कास्ट देखेंगे। सेंसर मुझे लगता है अभी भी फिर भी है उनका नहीं, इशू अब- थोड़ा, क्योंकि तेलंगाना में भी करवाया ना इन्होंने सर्वे। नहीं, कहाँ इंप्लीमेंटेशन हो रहा है तेलंगाना में? आप देखिए क्या कर रहे हैं वहां पे। देखिए उनको मालूम है, उनके वहां पे जो नेता बैठे हैं, आप उनसे जाके बात करिए। जब वो अपना दुखड़ा खोलेंगे तो आपको असलियत मालूम चलेगी कि कांग्रेस पार्टी में हो क्या रहा है। वो लोग भी रिलेट नहीं करते इनसे। देखिए कुल मिला के 4-5 सलाहकार हैं राहुल गांधी के, वो उनको पैरेलल दुनिया में रोज सुबह उठा के लेके जाते हैं और वापस लेकर आते हैं रात में। उनका कोई इंटरेक्शन नहीं होता है रियल पॉलिटिक्स से। अदरवाइज आपके पास जो विषय थे उन विषय में जहां जहां सरकार है, 2 बड़े प्रदेशों में है, कर्नाटका में और तेलंगाना में, आप चाहते तो बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा कर सकते थे। नहीं कर सकते हैं क्योंकि जमीन से कटे हुए हैं और उनके एडवाइजर्स और भी ज्यादा कटे हैं जो चुनाव ही नहीं जीते आज तक। इसलिए कलेक्टिवली उनके पास ऐसे आइडियाज दिए जाते हैं जिसमें हार सर पैर नहीं होता उन आइडियाज का। तो इस पे मुझे एक बड़ा अच्छा उदाहरण याद आ रहा है। जब वो प्रधानमंत्री का वो आम चूसने वाला एक इंटरव्यू आया था, पहले तो थोड़ी मजाक उड़ी, कुमार वाला मजाक उड़ी, फिर लगा यार ये तो रियल आदमी है, आम जनता खाती है। तो राहुल गांधी ने भी एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने पूरा एक अपना वीडियो शूट करा मम्मी के साथ, वो संतरे तोड़ते हुए बड़ी सुंदर सी बास्केट में उन्होंने जैम बनाया और उसको बोला, जैम भी नहीं बोला उसको, मामलाडे। अब मामलाडे शब्द कितने लोगों को पता है भारत में? इटली में शब्द यूज होता है, फ्रांस में कुछ और बोलता तो आपने बताया कैसे मामलाडे ऐसे बोलते हैं ना। मैं यूरोप में रहा हूँ 2-3 साल, तो और वो उन्होंने कहा जनता से जुड़ने के लिए मामलाडे कौन बनाता है? मतलब आप चटनी बनाए, आम की चटनी बनाए, आप कुछ धनिया की चटनी बनाए। तो उनका ये जो पैरेलल वर्स है, ये वो जयराम रमेश, सैम पिट्रोडा वाला वर्स है। हाँ, बिल्कुल। वो उनको सिखाया जाता है। देसी के देसी इतनी दुनिया घुमाए आप। लेकिन रहते तो हम उत्तर प्रदेश में है ना। एसआईआर को लेकर एक बड़ी समस्या सौरभ उनको ये भी होती होगी ना, जैसे एक तो उनकी प्रवृत्ति ये रहती है कि जो मानते हैं उसको मान लेते हैं कि यही सच है, यही सच है। किसी से बहुत बात करने की नहीं करना है। एसआईआर वाले केस में आप एक कंट्रास्ट देखें, जैसे अमित शाह बूथ एजेंट से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई है, वो खुद बूथ एजेंट रहे हैं, तो उनको पता है कि भारत का इलेक्शन सिस्टम, वोटिंग, ये सब कैसे होता है, क्या होता है, कुछ विसंगति इसमें दिखती है। इतना बड़ा देश, इतने सारे वोटर, क्रमशः आप सुधार की दिशा में जा रहे हो। दूसरी तरफ राहुल गांधी जो चुनाव भले ही जीत गए हो, पता ही नहीं है कि बूथ का मैनेजमेंट कैसे होता है, बूथ पे क्या समस्या आती है। जैसे जब से मैं इलेक्शन कवर कर रहा हूँ,
मुझे याद ही नहीं, इलेक्शन कवर करने से पहले भी मुझे याद ही नहीं है कि हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ केसेज ऐसे बूथ पे नजर ना आते हो जहां लोग ये कहते हो कि अरे मेरा नाम इसमें नहीं है, मेरा नाम कट गया। क्योंकि जो लोग ये सारी चीज़ें तैयार करते हैं वो कोई रॉकेट साइंस पढ़ के IIT के स्टूडेंट वहाँ पे नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है ना। एक आम टीचर, आम ये इस तरह के लोग, उनमें कुछ त्रुटि हो जाती है, कुछ ही होता है, क्रमशः आप सुधार करते हो और वो आपका इलेक्शन तय नहीं करता। तो उसके आधार पर लोकसभा चुनाव तो बिल्कुल नहीं कर सकता। अब इनको जब ये सब चीज़ें कहीं कहीं कुछ पता चल जाती है तो इनको लगता होगा कि बहुत बड़ा इशू है ये। और उसी केस में होता है कि 7 लोगों को लेके आए, 5 का पता चला कि ऑलरेडी वोटर लिस्ट बना हुआ है, वो लेडी। रोज ऐसे लोग आ रहे हैं। अब बिहार में क्या हुआ है कि जैसे बिहार में इस बार कि एक बूथ पे लगभग 1200 वोटर ही रखा गया, पहले थोड़ी ज़्यादा होते थे। तो उन 1200 से प्लस जो है उनको अगर दूसरे बूथ पे चला गया तो उनको किसी ने, इनके कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कह दिया देख लो तुम्हारा नाम कट गया, जो उस लेडी के साथ हुआ तो मान लेगी ना कि हमारा नाम कट गया। और इनको जब बताया जाएगा तो इनको लगेगा कि हाँ यह तो बहुत बड़ा इशू है। बाद में तथ्य सामने आ गया कि यार वो तो दूसरी जगह ऑलरेडी उसका नाम है। तो वो एक समस्या इनके साथ ज्यादा होती है। फॉर्म 17 फॉर्म 20 दिखता कैसा यही नहीं पता। एक और केस में आप नहीं पता होगा, मैं दावे से कह सकता हूँ। इनको नहीं पता। आप लोग थोड़ा अगर ये पता, मैं आपको इसको मैं एक चीज मैं डिटेलिंग भी करूंगा आपको। मैं एक चीज आपको बता दूं इसी में कि सोर्सेज के द्वारा है इसलिए नाम भी रख सकता हूँ। अरविंद केजरीवाल इस तरह की शिकायत करने गए थे और जो फॉर्म 20 होता है ना, जिसमें सारा ये डिटेल दिया जाता है कितने बूथ ये वो, तब उनको भी नहीं पता था। तब के सीसी ने उनको ये बात की जानकारी दी। फिर उन्होंने पूछा अपने सिसोदिया जी से, अरे तो ऐसा होता है और इस इशू को हम लोग उठाएंगे, जो हमने ही, हमारे लोगों ने साइन करके दिया है, सारे बोर्ड सारी चीज़, तो ये हमारे ऊपर उल्टा पड़ जाएगा। ये IIT वाले हैं तब ये हाल है। तो उनको नहीं पता था तो इनको कितना पता होगा, आप गेस कीजिए। मैं सही में बता रहा हूँ, वरना सबसे पहली बैठक जब कोई भी किसी ने भी चुनाव करवाया हो, हम लोगों ने तो एक कश्मीर से लेकर मणिपुर तक हर जगह देखा है, आप बैठते हो लोगों के, कार्यकर्ताओं के साथ, जो बूथ का एजेंट बनता है, BLA1 BLA2, सारी ताकत उसी के पास होती है, वही साइन आउट करता है कि सब कुछ ठीक से हो गया, यहाँ पे मेरा हस्ताक्षर है। वो आपके कार्यकर्ता हैं, असली कार्यकर्ता वही हैं, वही खींचते हैं वोटर्स को। आपने कभी उनके साथ बैठ के बात किया? उनके BLA के फॉर्म्स मंगवाए जो उन्होंने खुद साइन करके दिए हुए हैं। उनको तो मालूम है ना कि मेरी मोहल्ले में मेरे पर्चे पे जो नाम है वो फर्जी नाम है कि असली नाम है। उसको, उससे ज्यादा किसी को नॉलेज नहीं होगी। आप कभी बैठे उनके साथ? ये तो ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं मैंने 6 महीना लग के सबूत जुटाया, अरे वो भी देखिए, ये भी मैं एब्सर्डिटी बताता हूं। चलो आपको फॉर्म 16 17 20 कुछ नहीं पता, मान गए, आपको तकनीक के बारे में भी कुछ नहीं पता। आपने इतना पुलंदा प्रिंट आउट करके रखा। AI का जमाना है, AI में मैं बताता हूं, मिस्ट्रल AI में आप LLM लगाइए, ये पूरा स्कैन होके, आपको स्कैन करने की जरूरत भी नहीं है, आपके अपने आप पूरा चुनाव आयोग ने नहीं दिया मुझे। अरे तो मैं कह रहा हूं सॉफ्टवेयर तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है, आपको जरूरत ही नहीं है। मशीन रीडेबल नहीं है, वो मशीन रीडेबल है। इसको इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन बोलते हैं, ICR। अब या तो तकनीक पता हो उनको, वो भी नहीं पता, जमीन भी नहीं पता, बीच में लटके हुए हैं। ये त्रिशंकु ऐसे कैसे, मतलब यू हैव टू बी अ सीरियस पॉलिटिशियन। आप सीरियस या तो विजनरी बन जाइए कि मैं जमीन की चीजें मुझे नहीं पता, वो मेरे कार्यकर्ता देख लेंगे, मैं बड़े विजन की बात करता हूं, वो भी नहीं आता आपको। और आप ना एक बड़ा, जिसको बोलते हैं ना, खुन्नस भरे एक नेता का एक प्रतिरूप बन के सामने आते हैं कि सब कुछ नेगेटिव है और सारा कुछ षड्यंत्र है जो कि मेरे खिलाफ है। ऐसे राजनीति नहीं हो सकती। बड़ी एक चौड़ी छाती लेके इनको राजनीति करनी होगी, जिसमें जो समावेशी हो, नए आइडियाज को ऐसी होती है। वो आ गए 99 पे, ठीक है, तो फिर यही करें। मतलब मैं एक फ्रस्ट्रेटेड यूथ की तरह भी अगर मैं बात करूं, जो कि सच में चाहता है कि नहीं मेरा एक नेता ऐसा खड़ा हो जो कि जेन्युइनली मुझे रिप्रेजेंट करे, वो दिखता ही नहीं उनकी आंखों में। और उनकी पार्टी में कई ऐसे लोग हैं, मैं आपको बताऊं, आप बाकियों को छोड़िए, कृति चिदम्बरम को देख लीजिए भाई, वो भी एक परिवार से ही आते चिदम्बरम, बट जो विषय उठा रहे हैं पार्लियामेंट में, इसी सेशन में अभी उन्होंने कुछ वो क्रेडिट कार्ड मतलब लगातार वो विषय, और ये जो आवारा कुत्तों का भी विषय था, सबसे पहले वो लगातार अपनी पार्टी लाइन से हटके भी उन्होंने ये विषय उठाते रहे। आप देखिए, स्कोप सबके पास है, हर नेता के पास है, आप उस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज करते हैं, कैसे मिसयूज करते हैं, वो आपकी राजनीति दिखाता है। मैं यहां तक बोलूंगा कि कृति चिदम्बरम ने कई ऐसी रिलेटेबल बातें करी हैं जो कि उनके पार्टी के बाकी लोग नहीं करते हैं, उन्हीं से सीख लें। नहीं, बल्कि ऐसे लोग तो बल्कि नेगेटिव आ जाते हैं। 2018 में इंडिया टुडे का कवर था यंग टक्स, वो सारे यंग टक्स बाहर हैं, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितेंद्र प्रसाद, वो सारे यंग टक्स अगर चमक गए तो फिर तो वो सबसे बड़ा डिमेरिट है कांग्रेस में, क्योंकि यंग टक केवल एक है और वो एक ही रहेगा। ये बना यहाँ पर दाढ़ी सफेद हो गई लेकिन टक वो यंग ही है अभी। और जिनकी आप जहां आपने बात की, मतलब वो प्रकाशन की, वो तो 10 साल से उन्होंने कहा था अराइविंग। वो तो हाँ, वो तो प्रकाशन बार बार अराइविंग करता है, तो लॉन्च करता है। तो उनके स्टेटमेंट जैसे अगर याद हो, अब उनको लग रहा है अराइव्ड, हाँ उनको लग रहा है अब नहीं, ये सीरियस लग रहा है। अब राहुल गांधी को लग रहा है माय मोमेंट हैज अराइव्ड, माय इशू हैज अराइव्ड। और इस बीच अगर वो ये मेरा इशू है, चुनाव जीत गए इस बीच, वो अभी उनका जो सबसे बड़ा इशू है सौरभ, SIR। आप सोचिए कि अगर बिहार को आप जानते हैं
कि अगर वहाँ के वोटर के साथ मास लेवल पे ये समस्या आई सड़कों होती पे आके वो आपकी तो दुकान बिहार में वाला आगजनी हो रहा होता हर शहर में। ठीक कह रहे। वोटर को इलेक्शन नजर आ रहा है, महाराष्ट्र में भी होता है। कहीं कोई कोई भी स्टेट में ना अवेयरनेस होती है नीचे स्तर तक। कोई अब वोटिंग राइट्स को मजाक की तरह नहीं ले सकते, सबको अपना अधिकार उन्होंने कहा वहाँ तो 4 साल का बच्चा भी कह रहा है वोट चोर वोट पता चोर नहीं वोट कौन है चोर। वो 4 साल का बच्चा। और हैरानी की बात है, शायद उनको अभी ये भी नहीं पता होगा कि जितने वोटर आरजेडी के कटे होंगे ना, गठबंधन के, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के, उससे कहीं ज़्यादा आपको नज़र आएगा ना कि एनडीए वाले कटे हैं। और एनडीए के नेता ज़्यादा दबाव में हैं एसआईआर को लेके, इस रूप में कि हमारे वो वोटर जो कि स्टेट से बाहर रह रहे हैं, वो पता नहीं इसमें लापरवाही दिखाया हो, उन्होंने अपना कराया हो। सीरियसली मतलब एनडीए भी आशंकित है एनडीए कि एकदम कंसर्न है इसको लेके कि जो वोट हमारे नुकसान ना हो कटे हैं। जाए हाँ बिल्कुल, आप थोड़े दिन में आप उसको देखेंगे, उसका उनके तरफ से अभियान चलेगा इस बात को लेके। ये जबरदस्ती का एक दुनिया अपना बना लिए हैं। जैसे कि इंडिया तो इस हिसाब से काम करता है ना कि अगर हमारा 50 वोटर भी मिस हुआ है, नहीं करा है, तो अपना लेके आओ, वो इस हिसाब से काम करते हैं। नहीं। और ये समय उसी का है। देखिए ये जो समय है अगले 2-3 हफ्ते, इस समय इनको हल्ला करने की बजाय संगठन पे घुसना चाहिए कि जहां जहां वोट कट रहे हैं उसको फटाफट ऐड करवाओ। अरे वो तो देखिए, रोज बकबक से इलेक्शन फायदा क्या रोज होगा इलेक्शन उनको? कमीशन कह रहा है मेरे पास कि एक कंप्लेंट नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज की। यही तो समय है, इसमें इनको ये करना चाहिए। बट उनके खैर स्ट्रेटेजिक विशेष लोग हैं, हम उनके बारे में क्या कहें। एग्जैक्टली जो चीज नहीं जैसे करनी हर चाहिए बूथ वो पे वही चीज इस समय सर, कर रहे हैं। मान लीजिए कि अगर 65 लाख नाम कटे तो बिहार के जिलों के हिसाब से देख लें तो एक जिले में 2 लाख भी नहीं है। अगर एक जिले में 2 लाख भी नहीं है तो एक बूथ के हिसाब से कितना अधिकतम वोट, 50-60, और वो बूथ पे टंगा हुआ है, वेबसाइट पे डाला हुआ है। अपने वर्कर को लगाओगे हर बूथ पे, शाम तक आपको सारे जो एनडीए ने शुरू कर दिया जो होगा, इंडिया ऑलरेडी कर रहा है कि इसी भाई मेरे concern कौन से वोटर कटे हैं, उनको तो मार्क कर रखते हैं एबीसी, भाई ये मेरा वोटर है। और यही ये काम यादव यही और करना चाहिए मुस्लिम ना। जो कि आरजेडी का कोर वोटर माना जाता है, वो तो बड़ा एग्रेसिव, तो उनका तो आप देखेंगे सक्सेस रेट एसआईआर में तो कमाल का दिखेगा, क्योंकि उनको ज़्यादा इस बात को लेकर ज़्यादा अलर्ट है, पॉलिटिकली ज़्यादा एक्टिव है, जो होना ही चाहिए, तो वो हैं। ये इसीलिए ये इशू नहीं बन सकता, अदरवाइज वो बात आपकी वो आपने जो कही ना कि भाई अगर ये जेन्युइनली कोई इतने मास वोट्स कटे होते अगर तो, और आरजेडी जैसी तो बहुत अग्रेसिव पार्टी है ना, तो वो तो एकदम सड़कों हंगामा हो रहा पर होता। निकालने में उसको देर बिल्कुल। थोड़ी लगेगी ना। यात्राएं ना थोपी नहीं जा सकती, जनता की यात्रा होती है, पॉलिटिकल पार्टी उसको एक चेहरा दे देती है। चाहे वो जेपी के आंदोलन से, वो बिहार के लड़कों ने शुरू करा, उसने जेपी ने उसको चेहरा दिया, उसको एक नेतृत्व दिया। तो आप यात्रा थोप के वो जनता का इशू नहीं बना सकते। और दूसरी चीज मैं एक चीज और बोलूंगा, चोरी डिसेंट्रलाइज तरीके से नहीं हो सकती। कितना बड़ा तंत्र लगता है चुनाव में, कितना आप कितनों को खरीद लेंगे, कितनों को खरीद लेंगे मोदी जी, आप बताइए। भाई 1-2 के हाथ में हो कि सॉफ्टवेयर से बदल दिया सब कुछ, तो एक अलग बात है। आप कैसे मान सकते हो कि पूरे देश में जिसमें कि करोड़ों टीचर्स लग के वोटिंग करवाती हैं, आपने सबको खरीद लिया? अबे आपने आइडिया दिया ना एआई, नहीं एआई से अगर नहीं, मैं एआई से ये नहीं बोल रहा हूँ कि चोरी हो सकती है, रीडिंग हो वोट की। सकती है उससे अच्छी। और रीडिंग डेटा ब्यूरोक्रेट्स में अगर डेटा की रीडिंग हो देखेंगे सकती तो ब्यूरोक्रेट्स की एक जनरल टेंडेंसी रहती है कि एंटी बीजेपी वो ज्यादा नजर आएंगे आपको। तो ऐसा नहीं है कि पूरी ब्यूरोक्रेसी आपको बीजेपी के कैसे सपोर्ट हो में आ सकता है? जाएगी, संभव ही नहीं है। वही 40-60 का ही तो वो होगा, 40% तो होंगे आपकी तरफ। चलिए एक On an इससे एक असाइड खबर, अब अखिलेश यादव भी जा रहे हैं इस यात्रा में जुड़ने के लिए। हाँ, अखिलेश जी को क्या चाहिए बिहार में? ट्वीट बिहार में नहीं, वो तो जुड़ते ही हैं क्योंकि वो पार्टनर है उनके, हर दोस्त जगह। की सहायता के लिए। दोस्त की सहायता के लिए, लेकिन दोस्तों से डरते भी बहुत है, आपने देखा है। यूपी में जब भी कुछ होता है तो कांग्रेस से दूर रहता है। तेजस्वी भी उतना ही उनको बैकअप देते हैं जिससे ये आदमी बहुत बड़ा ना हो जाए, क्योंकि बड़ा होता ही तो वो दलित मुस्लिम तो इनके पुराने मित्र हैं, तो ये लोग थोड़ा बड़ा मतलब क्या कहते हैं ना, उससे डर के टच करते हैं राहुल गांधी को, दोनों ही, अखिलेश भी और तेजस्वी, क्योंकि इस बार जब थोड़ा ज्यादा मैंडेट मिला उनको लगा ये ना ले जाए। इनकी टैग टीम ठीक है, लेकिन मुझे लगता है तेजस्वी एंड हाँ, राहुल। इन दोनों की ठीक है, और ये दोनों में दम है आगे की राजनीति को कंट्रोल करने की, दोनों स्टेट्स में। और इसीलिए बीजेपी को भी सावधान रहना पड़ता है हमेशा, बिहार में भी, यूपी में भी। थोड़ा सा भी अगर ध्यान हटा तो दुर्घटना घटी वाला हिसाब है। इसलिए जेन्युइनली इन लीडर्स ने अज्यूम नहीं किया कि अगर बपौती है तो उसको मैंने अज्यूम कर लिया कि रहेगी ही, मेहनत करी है। अखिलेश यादव जी तो बहुत समय तक बड़े डिप्रेशन में भी रहे कि सत्ता आ ही नहीं रही है, बट वो भी सीख गए हैं कि संघर्ष किस डिग्री तक करना है, कौन से विषय उठाने और किस गंभीरता से उठाना है। तो इसलिए और तेजस्वी भी, उनको भी पता है कि नहीं, इस बार अगर हारे तो और ज्यादा मुश्किल बढ़ती चली जाएगी। तो तेजस्वी जी सीख गए, अखिलेश जी सीख गए, लेकिन ये नहीं सीखेंगे क्योंकि मार्स में रहते हैं, इसलिए पैरेलल दुनिया में रहते हैं। मार्मलाडे वाले जी। आपसे मैंने पहले भी पूछा था, कभी बीजेपी के लोग नहीं चर्चा करते इस विषय की कि भाई क्या वोट चोरी कहाँ लोगों में चला ना जाए मैसेज, अरे संभालो? नहीं, वो पता है ना कि लोगों के लिए कोई इशू हो ही नहीं, जब फैक्ट ही नहीं हो, चिपकता वो आरोप वो है जो फैक्ट हो, जिसमें सब्सटेंस हो। जब पता है कि यार बूथ लेवल पे क्या स्थिति है, कि एक वोटर के साथ क्या स्थिति है, अगर
एक आध विसंगति इधर आती है तो एक दूसरी तरफ भी आती है, दोनों आते रहेगा। ये वो हमेशा ही चिपक होता गया है। था, संविधान बदल जाएगा, हाँ, आरक्षण वही है। छिन जाएगा, वो उस तरह चिपका की था चीज- 24 नहीं, में। इसीलिए लगता है कि शायद इस बार कॉशियस नहीं हुई ये तो फैक्ट पे है ना, ये तो सीधे सीधे फैक्ट। हाँ, कॉशियस तो रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। और आगे आगे आने वाले दिनों में, जैसे अभी तक एनडीए का कैंपेन भी शुरू नहीं हुआ है, इसको भी लेके जब यात्रा खत्म हो जाएगी राहुल गांधी की और ये वाली यात्रा, उसके बाद देखिएगा जब कैंपेन शुरू होगा तो वो किस तरह से फैक्ट्स केंद्रित कैंपेन शुरू होगा। चलिए, लेकिन सवाल यही है कि इस मुद्दे के ही भरोसे राहुल गांधी अगर हैं, जो आप सबको लग रहा है कि कोई ज़मीन पर कोई इशू नहीं है, तो फिर नतीजा भी लगभग ऐसा ही होगा जो पिछले कुछ वर्षों से हम देखते आ बिहार रहे में जो चुनाव हैं। फिर वो बिल्कुल कहेंगे दूसरे क्या? मुद्दे पे सवाल होगा। फिर वो कहेंगे क्या, ये जरूर देखना होगा किसको कहेंगे? तो कैम्ब्रिज में जाएंगे और फिर से यही स्क्रिप्ट रहेगी, वो तो नहीं बदलेगा। जैसे उन्होंने लोकसभा में कहा था, सिद्धू मूसेवाला का गाना सुना है 295, ऐसे ही कुछ रॉक स्टार टाइप बोल देंगे वो। रजत जी, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में आने के लिए। आपका, देवेंद्र, आपका शुक्रिया। शांतनु जी, बहुत धन्यवाद। कॉफी पर कुरुक्षेत्र देख रहे थे आप।